तो चलिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, आरबीआई गाइडलाइंस फॉर द बैंक। जनरली इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में। तो अभी जो रिसेंटली है, आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं बैंक्स के लिए कि उनका डिविडेंड जो है वो कैसे अपने कस्टमर्स को दें। इसके लिए तो इसमें ये बताया गया है, इनफैक्ट ये 2024-25 के लिए है, दिस इज मीन फॉर 2024-25 है ना, जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में है। तो इसमें जो सबसे पहली बात बोली है कि दिस इज रिलेटेड विद द नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दिस इज कॉल्ड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? जिससे बैंक को किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है कि बैंक लोन देती है और लोन देने के बाद उससे इंटरेस्ट अर्न करती है। दैट इज आमदनी और द रेवेन्यू ऑफ द बैंक और द इनकम ऑफ द बैंक। तो जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है वो एक्चुअली उससे बैंक को कोई लाभ नहीं होता है, वो डूबा हुआ एसेट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि बैंक को उसको कोई लाभ नहीं है। तो आरबीआई ने गाइडलाइंस दिया है कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो रेशियो है दैट शुड बी 7%। बैंक के प्रॉफिट का 7% ही होना चाहिए। ठीक है, या उसके बैंक के कैपिटल का 7% ही होना चाहिए। तो पहला गाइडलाइंस ये दिया कि जिस बैंक का 7% तक एनएनपीए है या एनपीए है, वो वही बैंक जो है दे आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। दूसरा है कि ये जो एक्चुअली ये जो बेसल नॉर्म्स के हिसाब से बेसल 3 नॉर्म्स आया था, क्योंकि ये बेसल 3 नॉर्म्स तब आया जबकि बहुत सारे बैंक्स फेलियर होने लगे थे। देन पीपल स्टार्टेड ग्रम्बलिंग दैट व्हाई द बैंक्स हैव गॉन फॉर द फेलियर। तो इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द फाइनेंशियल मशल ऑफ द बैंक, बेसल 3 नॉर्म्स आया। और इसमें कुछ बेसल 3 नॉर्म्स में अकॉर्डिंग टू द मार्केट कुछ पीसीएस यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस लिए गए। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस जो शॉर्ट टर्म में लिए जाते हैं, और उसके हिसाब से जो डिफरेंट सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड है वो गाइडलाइंस इशू करती है अपने कंट्रीज में। तो उसके हिसाब से ये बोला कि अगर जिस बैंक का एनपीए जो है एनएनपीए वो 7% होगा, दे विल नॉट बी अलाउड टू गिव दी डिविडेंड्स। दूसरा बोला कि banks can increase the upper ceiling. Banks can increase the upper ceiling on the dividend payout ratio up to 50%. Upper ceiling of dividend payout ratio. Dividend payout ratio can be 50%. 50% मतलब हुआ आपको 0.50, अर्लियर इट वाज 0.40 और 40%, पहले 40% था। तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं उसको क्या होता है, ईयर एंड में बैंक जो है अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सेदारी देती है। समझ रहे हैं बातों को? तो उस हिस्सेदारी को आरबीआई ने गाइडलाइंस दिया है कि डिविडेंड पे आउट रेशो जो है
वो 50% तक आप कर सकते हैं, मतलब 0.50 दे सकते हैं। अर्लियर इट वाज 0.40 यानी 40% था। और डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है? तो डिविडेंड पे आउट रेशो इज अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेएबल इन ए ईयर अपॉन नेट प्रॉफिट। व्हाट इज डिविडेंड पे आउट रेशो? Dividend payout ratio is amount of dividend मतलब फायदा, बैंक को जो फायदा होता है, पेबल इन अ ईयर अपॉन नेट प्रॉफिट ऑफ द बैंक। तो ये जो है अप टू 50% यानी 0.50 तक हो सकता है। ये अभी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस लिए गए, एज पर द बेसल नॉर्म्स। तो एक तो एनपीए क्या है, इन्होंने बोला है कि भाई 7% से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, जब भी बैंक डिविडेंड देगी, इस साल घोषित करेगी, हर बैंक का अलग अलग डिविडेंड होगा उनके शेयर होल्डर्स का, तो that dividend payout ratio cannot be more than 50%। तीसरी बात जो बोला है कि no ad hoc dispensation would be given, no ad hoc dispensation would be given, no ad hoc dispensation is allowed। इसका मतलब ये है कि आपका एनपीए ज्यादा है और आप बोलेंगे कि अभी आने वाला है, तो उसके बेसिस पे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली मना किया है, क्योंकि वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जो आपकी जो कैपिटल है, एक्चुअल कैपिटल, उसके हिसाब से आप डिविडेंड पे आउट करेंगे। ये नहीं कि कुछ चीज डूबा हुआ उसको माइनस किए बगैर आपने डिविडेंड दे दिया अपने कस्टमर्स को फॉर द बेनिफिट इन फ्यूचर। वो काम नहीं करना है आपने। बिल्कुल बैंक्स को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि कोई एडहॉक मेजर्स इसमें लागू नहीं होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? उसके बाद आरबीआई ने कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की भी बात बोली है कि डिविडेंड तो आप पे ही करेंगे, उसके अलावे बैंक्स की, हर बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है बेसल नॉर्म्स के हिसाब से। दैट कैपिटल एडिक्वेसी रेशो शुड बी 8% एज पर द बेसल 3 नॉर्म्स। लेकिन इसको थोड़ा सा अभी जो गाइडलाइंस आया है आरबीआई का, तो उसने कॉमर्शियल बैंक के लिए, इंडियन कॉमर्शियल बैंक के लिए 11.5% है। ठीक है, उसके अलावे एनबीएफसी के लिए 15% है, या स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स के लिए 15% है, और आरआरबीज या रीजनल बैंक्स के लिए ये 9% है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज 9%। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? तो इसका मीनिंग ही है कैपिटल का एडिक्वेट होना, मतलब बैंक की पूंजी जो है वो जोखिम से अधिक हो। बैंक की पूंजी और जोखिम का अनुपात, दैट मीन्स द कैपिटल ऑफ द बैंक एंड द रिस्क वेटेड कैपिटल should be 11.5% for the commercial bank, should be 15% for the NBFCs, and should be
9% फॉर द RRBs और द रीजनल रूरल बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिस्क वेटेड कैपिटल है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक का जो नेट कैपिटल है उससे 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 11.5% कॉमर्शियल बैंक के केस में होना चाहिए और एनबीएफसी के लिए 15%, आरआरबीज के लिए 9%। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपीज इज द नेट कैपिटल ऑफ बैंक ए। ठीक है, तो इसमें 100 में से 11.5 रुपीज जो है इतना ही रिस्क होना चाहिए। बाकी सारा का सारा जो 100 माइनस 11.5 है वो उसका नेट कैपिटल होना चाहिए। उसी तरह एनबीएफसी के लिए 100 माइनस 15, आरआरबी के लिए 100 माइनस 9। ये फिजिबल रेंज में है। दिस इज banks, something the banks can operate without risk if they are in this zone। तो ये दिया हुआ है और आपको आश्चर्य होगा, रादर आपको खुशी होगी कि इंडिया में बंधन बैंक जो है, बंधन बैंक हैज हाईएस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। इसके अलावा दूसरे बैंक्स भी हैं जैसे एचडीएफसी है, उसके बाद एक्सिस बैंक है। तो कहने का मतलब है जो बेसल 3 नॉर्म्स के गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं और आरबीआई ने अभी रिसेंटली ये 3-4 बातें मोटा मोटी बोली है, which is very important for your prelims point of view।